एचआरसीटी टेम्पोरल बोन अनाटमी डिफिकल्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि अनाटमी कॉम्प्लेक्स है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि स्टूडेंट अनाटमी और स्कैन को साथ-साथ कभी देखते ही नहीं। जब आप सिर्फ डायग्राम पढ़ते हो, स्कैन स्केरी लगता है। जब आप सिर्फ स्कैन देखते हो, अनाटमी याद नहीं आती। आज हम दोनों को साथ-साथ देखेंगे, लेफ्ट साइड रियल एचआरसीटी इमेज, राइट साइड रियल अनाटमिकल इमेज। जो चीज़ स्कैन में दिखेगी, उसी का नाम, काम और प्रॉब्लम हम तुरंत समझेंगे। वेलकम टू दीप रेडियोलॉजी। ये वीडियो सिटी टेक्नीशियन और रेडियोलॉजी स्टूडेंट के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। इस वीडियो में हम टेम्पोरल बोन एचआरसीटी को सिंपल स्ट्रक्चर और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। अगर आप स्कैन देखते हुए क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में हम अनाटमी, फंक्शन, क्लिनिकल मीनिंग, बेसिक पैथोलॉजीज लाइक इन्फेक्शन, प्रेशर चेंजेस और कॉमन डिसीजेज। इस फ्लो में अनाटमी सिर्फ याद नहीं होगी, क्लियर समझ में भी आएगी। चलिए शुरू करते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल यानी ईएसी एक टनल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो आउटर ईयर को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक ले जाता है। अनाटमी के हिसाब से ये सिंपल लग सकता है, लेकिन एचआरसीटी टेम्पोरल बोन में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये पूरा स्कैन में एंट्री गेट है। एचआरसीटी देखते वक्त सबसे पहले इसी कैनाल को एक्सेस करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि पाथवे नॉर्मल है या नहीं। एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल दो पार्ट्स होते हैं। आउटर वन थर्ड पार्ट कार्टिलेजिनस पोर्शन होता है जहां वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से वैक्स इंफेक्शन और ओटाइटिस एक्सटर्ना जैसी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इसी एरिया में मिलती हैं। एचआरसीटी पर ये पार्ट थोड़ा सॉफ्ट अपीयरेंस दे सकता है और यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी कॉमन होती है। इनर टू थर्ड पार्ट बोनी पोर्शन होता है जो एचआरसीटी टेम्पोरल बोन में क्लियरली दिखता है। इसकी वॉल स्मूथ और वेल डिफाइंड होती हैं। स्टूडेंट के लिए एक बेसिक रूल है कि नॉर्मल बोनी एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स हमेशा एयर फिल्ड ब्लैक दिखता है। अगर यहाँ नैरोइंग, सॉफ्ट टिश्यू या बोनी इरोजन दिखे तो उसे एबनॉर्मल माना जाता है। फंक्शनली ईएसी का काम सिर्फ साउंड को टिम्परिंग मेम्ब्रेन तक पहुंचाना नहीं होता, बल्कि साउंड वेव को फोकस और गाइड करना भी होता है। इसलिए कैनाल की शेप और पेटेंसी हियरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एचआरसीटी में अगर ईएसी के अंदर नैरोइंग, सॉफ्ट टिश्यू फिलिंग या फिर वॉल इरोजन दिखे तो सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर पैथोलॉजी कंसिडर करनी चाहिए। इसी वजह से एचआरसीटी टेम्पोरल बोन पढ़ते वक्त एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को कभी स्किप नहीं करना चाहिए। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसे हम ईयर ड्रम भी कहते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल के बिल्कुल एंड पर एक थिन बाउंड्री लाइन के फॉर्म में होती है। ये सिर्फ एक वॉल नहीं होती, बल्कि एक मैकेनिकल कन्वर्टर होती है। जब साउंड वेव एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से आती हैं तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उन्हें वाइब्रेशन में कन्वर्ट करती है और ये वाइब्रेशंस आगे ऑसिकल तक ट्रांसमिट होते हैं। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट है। मैं आपको एक रियल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिखाता हूँ। फर्स्ट लुक में इस मेम्ब्रेन पर एक छोटी सी वाइट लाइन दिखेगी। ये मेलुलस हैंडल के इम्प्रेशन होता है जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से डायरेक्टली अटैच रहता है। एचआरसीटी टेम्पोरल बोन के पॉइंट ऑफ व्यू से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डायरेक्टली सिटी पर क्लियरली नहीं दिखती, लेकिन इसका इफेक्ट हमेशा दिखता है। मिडिल एयर में या तो एयर फिल्ड दिखेगा या फिर फ्लूइड के साथ। क्लिनिकली जब इक्वेशन ट्यूब प्रेशर इक्वलाइज नहीं कर पाती, जैसे फ्लाइट या डीप डाइविंग के टाइम, तो ये एक साइड से प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है। इसीलिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को सिर्फ अनाटमी नहीं बल्कि फंक्शन और क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना जरूरी होता है। नाउ मिडिल एयर एनाटमी। मिडिल एयर एनाटमी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑसिकल, जिसे हम हियरिंग चेन कहते हैं। मिडिल ईयर के अंदर प्रेजेंट तीन छोटी बोन्स होती हैं। साइज में ये बहुत स्मॉल होती हैं, लेकिन हियरिंग मैकेनिज्म में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। एक्चुअली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से इनर ईयर तक साउंड को इफिशिएंटली पहुंचाने का काम इसी ऑसिकुलर चेन के थ्रू होता है। सबसे पहले बात करते हैं मेलियस की। मेलियस का हैंडल डायरेक्टली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है। इसका मतलब ये है कि जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेशन करती है तो सबसे पहले वाइब्रेशन मेलियस रिसीव करता है। इसी वजह से मेलियस हियरिंग चेन का फर्स्ट बोन माना जाता है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ऑसिकल्स के बीच डायरेक्ट मैकेनिकल लिंक प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है इनकस। इनकस को हम सिंपल लैंग्वेज में एक ब्रिज कह सकते हैं। ये मेलस से वाइब्रेशन रिसीव करता है और फिर उस वाइब्रेशन को आगे स्टेपेज तक पास करता है। इस बोन का मेन रोल साउंड एनर्जी को लॉस के बिना ट्रांसमिट करने का होता है ताकि हेयरिंग मैकेनिज्म स्मूथली काम करे। तीसरी और सबसे छोटी बोन होती है स्टेपेज। साइज में छोटी होने के बावजूद ये हेयरिंग चेन का मोस्ट पावरफुल कंपोनेंट होता है। स्टेपेज का फुटप्लेट डायरेक्टली ओवल विंडो पर रेस्ट करता है। यहीं से मैकेनिकल वाइब्रेशन इनर ईयर के फ्लूइड तक ट्रांसफर होता है और यहीं से ही एक्चुअल हेयरिंग सेंसेशन जनरेट होती है। सिंपल वर्ड में ऑसिकल्स का काम होता है साउंड वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करना और इनर ईयर तक सेफ्टी और एफिशिएंटली पहुंचाना। अगर ये चेन इंटैक्ट है तो साउंड ट्रांसमिशन बहुत अच्छा होता है।
क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऑसिकल्स इंटैक्ट नहीं है, जैसे इरोजन, डिसलोकेशन या डिस्ट्रक्शन के केस में, तो साउंड आगे ट्रांसफर नहीं हो पाता। इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। मिडल ईयर एक सिंगल कैविटी नहीं होती, बल्कि मल्टीपल कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होती है। और एचआरसीटी टेम्पोरल बोन में इन कंपार्टमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ऊपर होता है एपिटिम्पेनियम, जिससे एटिक भी कहते हैं। ये अपर कंपार्टमेंट होता है और क्लिनिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोलेसिस्टोडोमा अक्सर यहीं से स्टार्ट होता है। इसके नीचे होता है मीजोटिम्पेनम, जो मिडिल ईयर के मेन फंक्शनल एरिया माना जाता है। यहीं पर ऑसिकल्स, मेलुलस, इनकस और स्टेपेस प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हेयरिंग मैकेनिज्म का सेंट्रल पार्ट यही होता है। और सबसे नीचे होता है हाइपोटिम्पेनम, जो मिडिल ईयर का लोअर कंपार्टमेंट है। ग्रेविटी की वजह से फ्लूइड कलेक्शन यहीं सेटल होती है, जो इन्फेक्शन के केस में एचआरसीटी पर क्लियरली दिखती है। इसके अलावा एक छोटा सा स्पेस होता है, प्रूसक स्पेस। साइज में छोटा होने के बावजूद ये एचआरसीटी टेम्पोरल बोन के फेवरेट डेंजर जोन में माना जाता है, क्योंकि अर्ली कोलिसिस्टोडोमा चेंज सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होते हैं। इसलिए मिडल ईयर स्पेसिस को कंपार्टमेंट वाइज समझना एचआरसीटी इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मिडल ईयर के अंदर कुछ और की स्ट्रक्चर होते हैं जो हियरिंग और प्रोटेक्शन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओवल विंडो की। यहाँ पर स्टेपेस का फुटप्लेट रेस्ट करता है और यहीं से वाइब्रेशन इनर ईयर के फ्लूइड तक ट्रांसफर होती है। ये हियरिंग का मेन गेटवे होता है। इसके पास ही होता है राउंड विंडो। इसका काम प्रेशर को रिलीज़ करना होता है। जब ओवल विंडो से वाइब्रेशन आती है तो राउंड विंडो उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करता है। अगर राउंड विंडो का फंक्शन ना हो तो कोक्लिया डैमेज हो सकता है। फेशियल नर्व कैनाल स्पेशली टिम्पैनिक सेगमेंट मिडल ईयर की वॉल के अंदर से पास होता है। इसलिए मिडिल ईयर इन्फेक्शन के केसेस में फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट और फेशियल पाल्सी का भी रिस्क होता है। और एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर कॉर्डा टिम्पैनिक नर्व, ये टेस्ट सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और मिडल ईयर के थ्रू पास करते हुए एचआरसीटी में हमें इनडायरेक्टली ट्रेस होती है। मिडल ईयर में दो स्मॉल मसल्स भी होते हैं, टेंसर टिम्पैनी और स्टेपिडाइज। इनका काम होता है लाउड साउंड के टाइम ईयर को प्रोटेक्ट करना, ताकि इनर ईयर पर एक्सेसिव वाइब्रेशन ना पड़े। फाइनली इक्वेशन ट्यूब मिडिल ईयर प्रेशर को एटमॉस्फेयर के साथ बैलेंस करती है। अगर ये ब्लॉक हो जाए तो प्रेशर इम्बैलेंस, फ्लूइड कलेक्शन और ईयर प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं इनर ईयर की। इनर ईयर बोनी लैबिरिंथ के अंदर लोकेटेड होता है और ये हेयरिंग और बैलेंस दोनों के लिए सबसे क्रिटिकल रीजन होता है। सबसे पहले बात करते हैं कोक्लिया की। कोक्लिया एक स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जो एक्चुअल हियरिंग का कोर माना जाता है। कोक्लिया के अंदर साउंड फ्रिक्वेंसी का एक क्लियर ऑर्गेनाइजेशन होता है। बेजल टर्न हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को हैंडल करता है, जबकि एपिकल टर्न लो फ्रिक्वेंसी साउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फंक्शनली कोक्लिया का काम होता है मैकेनिकल वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना, जो आगे ब्रेन तक ट्रांसमिट होते हैं। यहीं से हियरिंग सेंसेशन जनरेट होती है। अब आते हैं वेस्टिबुल और सेमी सर्कुलर कैनाल पर। यह स्ट्रक्चर बॉडी के बैलेंस सिस्टम का हार्ट होता है। तीन सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, सुपीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल। और इनके साथ साथ एक कॉमन क्रूज होता है। ये सब मिलकर हेड मूवमेंट और पोजीशन को सेंस करते हैं। जब हम हेड मूव करते हैं तो इन्हीं कैनाल के अंदर फ्लूइड मूवमेंट होता है, जिससे बैलेंस मेंटेन रहता है। अब बात करते हैं इंटरनल ऑडिटरी कैनाल यानी आईएसी की। आईएसी एक बोनी टनल होता है, जिसके थ्रू इम्पोर्टेंट नर्व ट्रेवल करती हैं। इसके अंदर होती है फेशियल नर्व, कोक्लियर नर्व और वेस्टिबुलर नर्व। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आईएसी में कोई भी पैथोलॉजी होती है तो पेशेंट के हियरिंग लॉस के साथ साथ फेशियल सिम्टम भी नज़र आ सकते हैं। इसलिए एचआरसीटी टेम्पोरल बोन में इनर ईयर और आईएसी का प्रॉपर असेसमेंट। नाउ फेशियल नर्व का कोर्स एचआरसीटी टेम्पोरल बोन में ट्रेस करना एक मैंडेटरी स्टेप होता है। ये नर्व इनर ईयर से स्टार्ट होकर सिक्वेंसली लेब्रिथाइन सेगमेंट, फिर गैनिकोइड गैंग्लियन, उसके बाद टिम्पैनिक सेगमेंट, फिर मेस्टोइड सेगमेंट से होते हुए फाइनली स्टाइलोमेस्टाइड फोरामेन से बाहर निकलती हैं। एचआरसीटी में इस पूरे कोर्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सर्जिकल प्लानिंग के टाइम फेशियल नर्व इंजरी का रिस्क भी अनाटमी पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं मेस्टोइड रीजन की। मेस्टोइड एयर सेल्स मिडिल ईयर का एक्सटेंशन होती हैं और ये एक एयर रिजर्वियर की तरह काम करती हैं। अगर मेस्टोइड की निमोटाइजेशन अच्छी है तो ईयर जनरली हेल्थी माना जाता है, लेकिन अगर निमोटाइजेशन पुअर हो तो क्रॉनिक ईयर डिसीजेस की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। मेस्टोइड एंट्रम और ऑडिटस मिडल ईयर और मेस्टोइड के बीच कम्युनिकेशन पॉइंट होता है, इसलिए डिसीज स्प्रेड यहीं से होती है। एचआरसीटी में टैगमैन इरोजन दिखे तो इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन का रिस्क होता है। और सिग्मोइड साइनस के इंपॉर्टेंट वास्कुलर लैंडमार्क होते हैं, जिसे हमेशा आइडेंटिफाई करना चाहिए।
पेट्रस अपेक्स और वेस्कुलर जोन एचआरसीटी टेम्पोरल बोन का डेंजर जोन माना जाता है। इस रीजन में आईसीए कैनाल, जुगुलर बल्ब और सिग्मोइड साइनस जैसे क्रिटिकल वेस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं। एचआरसीटी में इन सबकी एग्जैक्ट लोकेशन समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सर्जिकल प्लानिंग के टाइम यहाँ इंजरी का रिस्क सबसे ज़्यादा। ओटाइटिस मीडिया मिडिलर कैविटी का इन्फेक्शन होता है। इस कंडीशन में मिडिल ईयर नॉर्मली एयर फिल्ड नहीं रहता बल्कि फ्लूइड या सॉफ्ट टिश्यू से फिल हो जाता है। कोज यूजुअली होता है इक्वेशन ट्यूब डिसफंक्शन, जिससे प्रेशर इक्वलाइज नहीं हो पाता और इन्फेक्शन डेवलप होता है। एचआरसीटी टेम्पोरल बोन में ओटाइटिस मीडिया मीजोटिम्पेनिंग और हाइपोटिम्पेनिंग में सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी की फॉर्म में दिखता है, बिना बोन इरोजन। कॉलेसिस्टिनोमा एक डिस्ट्रक्टिव डिसीज होती है जो कॉमनली इपेटिम्पेनियम और या फिर प्रेशर स्पेस में स्टार्ट होती है। इसमें केराटिन फील्ड सॉफ्ट टिश्यू ग्रो करते हैं जो एडजेसेंट बोन को इरोड करता है। कॉज होता है क्रोनिक ईयर डिसीज, पुअर वेंटिलेशन। एचआरसीटी में कॉलेसिस्टिनोमा नॉन डिपेंडेंट सॉफ्ट टिश्यू के साथ स्कूटम इरोजन, ओसिकल इरोजन और एटिक वाइडनिंग दिखता है। ये एक सर्जिकल डिसीज होती है। मेस्टोडाइटिस मेस्टोड एयर सेल का इन्फेक्शन होता है जो यूजुअली अनट्रीटेड या फिर पुअरली ट्रीटेड ओटाइटिस मीडिया के बाद डेवलप होता है। नॉर्मल मेस्टोइड एयर सेल एयर फिल्ड होते हैं, लेकिन मेस्टोडाइटिस में ओपेसिफाइड हो जाते हैं। एचआरसीटी में लॉस ऑफ एयर सेल्स, बोनी सेप्टा इरोजन और सीवियर केसेस में सुपर पेरियोस्टल एब्सेस भी दिखती है। ये कंडीशन कॉम्प्लिकेशन के लिए हाई रिस्क होती है। उम्मीद है आपको आज का कंटेंट क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दे पाया होगा। अगर आप इस टॉपिक पर पैथोलॉजी फोकस एडवांस कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए और बने रहिए दीप प्रोडोलॉजी के साथ। थैंक यू। जय हिंद।